आप सभी कक्षा 6 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 6 जो आपका विषय सामाजिक विज्ञान है उसके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4 से लेकर पाठ 10 तक, पाठ 1 से लेकर छात्रों पाठ 10 तक सभी के सभी अध्यायों का, सभी पाठों का आपको उत्तर बताने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले छात्रों हम देखेंगे आपके अध्याय 1 यानी कि प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका उत्तर। तो छात्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो, उतने भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो छात्रों देखो, आपको जो पहला चैप्टर है भारत, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। तो यहाँ पर छात्रों आपको उत्तर डालना है गेहूं और जौ, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपका अगला प्रश्न है दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, उत्तर में लिख देना है बी प्राकृत। क्या उत्तर लिखना है? बी प्राकृत। देन आपका छात्रों थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है, क्या स्रोत का उपयोग किया जाता था। क्या सही उत्तर रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी स्रोत। चौथा प्रश्न है, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई तो उसे किस तरह दर्शाया जाएगा। तो उसे 2700 ईस्वी पूर्व, है ना, ईसा ई.पू. करके दर्शाया जाएगा। इसका मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है छात्रों, अभी आपका अगला प्रश्न है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो आपको उत्तर लिखना है, अतीत में लिखी गई पुस्तकों ढूंढकर और पढ़कर हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। फिर हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। तो हमें उत्तर लिखना है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी रेडियो, टीवी, अखबार, मोबाइल आदि साधनों से प्राप्त होती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, पांडुलिपि से क्या आशय है, प्राचीन काल में पांडुलिपि किस तरह लिखी जाती थी। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, अतीत में हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों अथवा पत्रों लिखा है, ठीक है, पा और ऐसा त्रों, ताड़पत्रों, ठीक है, त्रिशूल का है, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक की छाल से लिखी जाती थी, ठीक है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। देन आपका आठवां प्रश्न है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर होता है। तो छात्रों इसमें आपको उत्तर लिख देना है, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे और अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, यानी कि आपका प्रश्न क्रमांक 9 है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है, प्राचीन काल में लोग यात्रा पैदल करते थे और अपना सामान पीठ पर या पशुओं की पीठ पर रखकर ले जाते थे। यात्राओं का प्रमुख कारण काम की तलाश, ज्ञान मार्जन एवं व्यापार था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सहायक नदी किसे कहते हैं, गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो छात्रों उत्तर डालना है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, सरयू, कंटक, कोसी, महानदी और सोन नदी हैं। फिर पुरातात्विद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें उत्तर लिखना है छात्रों, अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता है। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, 12वां इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। वे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं अतः इतिहासकार जासूसों की तरह हैं जो अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। फिर कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। तो उत्तर लिखना है, सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का उपयोग सामान्य हो गया है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से समय की गणना में ईस्वी यानी कि एडी का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका 14वां प्रश्न, इसमें दिए गए रेखा मानचित्र
रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो आपको एक मानचित्र दिया गया है, उसमें आपको गंगा नदी, इसकी सहायक नदियों के साथ ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ दर्शानी है। तो छात्रों इस प्रकार से आपको सबसे ऊपर इस जगह पे पॉइंट करते हुए लिख देना है गंगा नदी, यहाँ पर पॉइंट करते लिख देना है यमुना नदी, इस वाले खंड पर लिख देना है धार, यहाँ पर लिख देना है ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर गात्रो पहाड़ियाँ, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत, इस प्रकार से साइन बना के, ठीक है। इस जगह को दर्शाना है सोन नदी, यहाँ पर पहाड़ बनाते हुए सतपुड़ा, ये पश्चिमी घाट है आपका, ये पूर्वी घाट, इस प्रकार से आपको पूरा दर्शा देना है, ठीक है। अगला पार्ट है आपका अध्याय 2, अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, अखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं। तो पत्थर के सही उत्तर रहेगा। फिर जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है, तो पुरा स्थल कहा जाता है। फिर पुरापाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है, तो 3 भागों में विभाजित है, यह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, तो कश्मीर पर स्थित है। अखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था, अखेटक खाद्य संग्राहक हम उन लोगों को कहते हैं जो उपमहाद्वीप से 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं, यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे। तो छात्रों उत्तर लिखना है, आधुनिक मानव इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। फिर आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिख दीजिएगा, आरंभिक मानव ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालत बनाया, ठीक है, पालत बनाया होगा। यहाँ पर पालतू लिखा है, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखना है, पालतू, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है, पाल और ता में बड़ूगी, पालतू बनाया गया होगा। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों को पालने लगे। फिर है आपका अगला प्रश्न, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। तो उत्तर लिखना है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है, या फिर लिख सकते हो बसने की जगह घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। तो उत्तर लिखना है, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरास्थल कहा जाता है। फिर है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है। तो इसमें उत्तर लिखना है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। फिर है 11वां प्रश्न, अखेटक खाद्य संग्राहक समुद्र के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते हैं। तो उत्तर लिखना है, अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अगला प्रश्न छात्रों 12वां, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो उत्तर लिखना है, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है था, और धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। फिर मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों में विवरण लिखिए। तो उत्तर लिखना है, मेहरगढ़ ईशान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दायरे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें चौकोर अथवा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। इसमें आपका अंतिम प्रश्न है 14वां, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। एक मानचित्र मिला है, उसमें आपको भीमबेटका, बुर्ज होम, इनाम गाँव, होसंगी, ब्रह्मगिर, हल्लुर, महागढ़ा, कोल्डी हवा और बाकी सभी चीज़ें दर्शानी है। तो देखो छात्रों, सबसे ऊपर आपको इस पॉइंट में पॉइंट करते हुए लिखना है
कौल्डी हवा, दूसरे जगह में आप लिखना है इस प्रकार से लाइन खींचते हुए महागाड़। फिर यहाँ पर बिंदु रखते हुए भीमबेटका, यहाँ पर नर्मदा नदी, इस स्थान पर कृष्ण नदी दर्शानी है, इस स्थान पे आपको मुंबई दर्शाना है। नीचे आते हैं तो नीचे इस स्थान पे ध्यान दीजिए, इस स्थान पे आपको क्या करना है, पॉइंट करते हुए कुरुनल गुफाएं दर्शानी है। नीचे आपको हुरुंगी, हल्लुर, कावेरी नदी, पैसमपिल्ली, ब्रह्मगिरी ये दर्शा देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सभी नाम दर्शा देने हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, तीसरा अध्याय है, पार्ट 3 है आरंभिक नगर, जो कि है पार्ट 1 का प्रश्न 1। इसका क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के रूप में चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था। तो उत्तर लिख देना है महान स्नानागार। फिर है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो छात्रों उत्तर लिख देना है धौलावीरा। फिर है तीसरा प्रश्न, सम्मिलित कीजिए आ और बा। पत्थर और शंख तो प्राकृतिक वस्तुएं, फयांस तो कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मोहर हड़प्पा और मन का चमकना तो विशेषज्ञ कार्य। फिर है आपका चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की पतन का क्या कारण था। तो उत्तर लिखना है बाढ़। ठीक है, बाढ़ जो था हड़प्पा सभ्यता के खत्म होने के कारण था, बाढ़ के कारण ही हड़प्पा सभ्यता का नामो निशान मिट गया। फिर है मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है मोहनजोदड़ो की महान स्नानागार की 2 विशेषताएं डैश फर्स्ट डालना है। महान स्नानागार को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था, और दूसरी स्नानागार में पानी रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। फिर है अगला प्रश्न छठवां, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई। तो हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी आदि चीज़ें प्राप्त हुई। फिर है हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है 3 विशेषताएं। नगरों का निर्माण योजनाबद्ध ढंग से पश्चिमी व पूर्वी भागों में विभाजित करके किया गया है। और फिर दूसरा लिखना है सड़कें चौड़ी एवं समकोण पर अवस्थित। तीसरा पॉइंट डालना है जल निकास व्यवस्था तत्कालीन विश्व में सर्वश्रेष्ठ। 8वां पॉइंट डाल दीजिएगा हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आपका अगला प्रश्न है, इसमें उत्तर लिखना है हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुट रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। हड़प्पा काल में जल निकासी व्यवस्था बहुत व्यवस्थित थी। यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर 9वां आपका प्रश्न है कच्चा माल किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। छात्रों उत्तर लिखना है कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क के प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके बाद छात्रों आप अगला प्रश्न देख सकते हो, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन से खनिज धातु से परिचित थे, उनका आयात वे किन प्रदेशों में करते थे। तो उत्तर लिखना है हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे, टीन, कांसे और सोने की धातुओं से परिचित थे। उनका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। अगला प्रश्न देख सकते हो 11वां प्रारंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। छात्रों आपको उत्तर लिखना है आरंभिक नगर के लोग भोजन में गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तेल और सरसों का उपयोग करते थे। आरंभिक नगर के लोग अनाज उगाते थे और जानवर भी पालते थे। फिर आपका 12वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में पर्याप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखना है हड़प्पा सभ्यता के किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बनाए गए थे जहां खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता था। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था। बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ते और हिरण आदि पशुओं को पाला जाता था। फिर हड़प्पा कालीन नगरों में धौलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिखना है कच्छ के इलाके में खातिर बेत के किनारे धौलावीर नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा है, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ठीक है, फिर छात्रों आपके 10वें प्रश्न के ये एक मैप दिया गया है, इसमें निम्नांकित को दर्शाना है। हड़प्पा, राखी गढ़ी, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोतदा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, गंभीरवाला।
तो इस प्रकार से आप इसमें दर्शा सकते हो। देखो, हड़प्पा, यहाँ पर गंभीरी वाला, मोहनजोदड़ो, चंदोड़ो, सुथरगेड़ी, थालीवाड़ा, लोथल, यहाँ पर आपको सुतकोदड़ा, इस प्रकार से पॉइंट कर देना कि इस जगह पे आप इसका नाम लेकर आए हो। ठीक है, कालीबंडन, राखी गढ़ी दर्शा दीजिएगा। ओके, इसके बाद छात्रों अध्याय 4 यानी कि क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वैदिक काल में सोम शब्द का अर्थ यह भी था, तो पौधे का नाम, यह भी था आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर है इनाम गांव जो महापाषाण काल की कब्रों के लिए जाना जाता है, वर्तमान समय में किस प्रदेश में स्थित है। छात्रों इसमें आपको उत्तर लिखना है ए, महाराष्ट्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तथा इसकी रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो उत्तर लिख लेना है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। प्रश्न 4 है, सूक्त से क्या आशा है। तो उत्तर डालना है, ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। 5वां प्रश्न है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लिखने हेतु किस वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर छात्रों उत्तर डालना है, ऋग्वेद की पांडुलिपि लिखने हेतु भुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। दास या दासियों किसे कहा गया है। तो उत्तर लिखना है, दास या दासियों वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बात के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास ने स्त्री या पुरुष होते थे, दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। फिर ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः किन किन नदियों का उल्लेख है। तो उत्तर लिखना है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में मुख्यतः सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। फिर महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को किस प्रकार के कार्य करने पड़ते थे। तो उत्तर लिखना है, महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना आदि। फिर है, महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वह किस बात को स्पष्ट करता है। तो उत्तर लिखना है, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। यदि बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ठीक है, यह उत्तर रहेगा। फिर है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन किन खाद्यान्नों के बीज मिले, उनके नाम लिखिए। तो लिखना है उत्तर, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल खाद्यान्नों के बीज मिले हैं। लोगों को सामाजिक स्थिति की असमानताओं को किस प्रकार जाना जाता था। तो लोगों की सामाजिक स्थिति की असमानताओं को निम्न प्रकार से जाना जाता था, जैसे कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है छात्रों आपका, युद्ध में जीते गए धन का बंटवारा किस प्रकार किया जाता था। तो इसमें उत्तर लिख देना है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता, शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता, कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। अगला अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। यहाँ पर प्रश्न 1 है, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी समानता पाई जाती है। तो आपको उत्तर में लिखना है डी, यानी कि सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति को। पहले, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों का रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई थी। तो महाजन काल में हुई थी। फिर महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रहे। तो मगध। गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। तो इसमें उत्तर लिखना है वज्जी। किसकी थी? वज्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। फिर है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। तो उत्तर लिखना है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध इसलिए करना पड़ता था क्योंकि वे स्वयं को शक्तिशाली साबित करना चाहते थे। फिर 6वां प्रश्न है, जनपद का अर्थ लिखिए। तो इसमें उत्तर लिखना है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर
जनपदों के राजा माने जाने लगे। यह आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है? तो उत्तर लिखना है पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों को यह पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। फिर प्रश्न 8 है, दूसरे पात्र का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप छात्रों देख सकते हो इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। तो इस प्रकार से छात्रों आप चित्र बना लीजिएगा। यदि आपसे ना हो तो चित्र चिपका भी सकते हो आप, है ना, पर चित्र ऐसा आपका रहेगा, इसे ध्यान से देख लीजिए। अगला है आपका महाजनपद किसे कहते थे? उन प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। प्रमुख महाजनपदों के नाम काशी, कौशल, मगध, पंचाल, अवंती, गांधार आदि हैं। फिर है महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? तो इसमें उत्तर लिख दीजिएगा। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। इसके बाद छात्रों आपका अगला प्रश्न 11वां, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना है मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिंबिसार, अजातशत्रु तथा महाजनपद नंद आदि हैं। फिर 12वां है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? तो उत्तर लिख दीजिएगा। इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब फसल की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। फिर प्रश्न 13, गणीय संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे? तो गणीय संघ में कई शासक होते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के एक साथ संपन्न कराते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। फिर मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था व उसकी राजधानी क्या थी? इसमें उत्तर लिख देना। मगध के नज़दीक बज्जी राज्य था व उसकी राजधानी वैशाली थी। इसके बाद आपका छात्रों अध्याय 6 है, जो कि है नए प्रश्न नए विचार। यहाँ पर आपका अध्याय में पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का संबंध किस गण से था? तो शाक्य गण से था। यह आपका राइट उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय दर्शन में कृषि पतंजलि द्वारा किस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया था? तो उत्तर रहेगा योग। फिर है, विनय पिटक नामक ग्रंथ से में उल्लेखित है तो बौद्ध भिक्षुओं के नियम। फिर जैन धर्म की शिक्षाएं गुजरात में खालिस्तान नामक स्थान पर लिखी गई थी, तो वल्लभी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। फिर गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उपरांत प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? तो गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं लिखनी है डैश। गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने की शिक्षा दी, आत्मसंयम अपनाकर तृष्णा से मुक्ति पाना, मनुष्यों के शासन, जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। फिर है 8वां प्रश्न, उपनिषद में किन विचारों का संकलन है? तो उत्तर लिख दीजिएगा। उपनिषद में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, जिनमें ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव व संबंध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न 9वां, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार का क्या नाम है? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर थे। बिहार से क्या आशा है लिखिए। तो वर्षा ऋतु के दिनों में रहने के लिए जैन व बौद्ध के भिक्षुणियों के स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए, जिन्हें बिहार कहा गया।
फिर है गार्गी कौन थी तथा वह क्यों प्रसिद्ध थी। उत्तर लिखना है गार्गी ऋषि बाक्कनु की पुत्री थी और बचपन से ही उनकी शिक्षा वेदों के प्रति विशेष रुचि थी। गार्गी ने अपनी विद्वानता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। पहले नालंदा की प्रसिद्धि के कारण थे, तो उत्तर लिखना नालंदा की प्रसिद्धि के निम्नलिखित कारण थे। पहले नालंदा के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे, बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिनको सबको मानना पड़ता है। अगला प्रश्न है 13वां, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ की स्थापना किन किन ऋषियों द्वारा की गई थी। तो उत्तर लिखना है भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, गौतम, कापिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा की गई थी। यह छात्रों आपके प्रश्न पाठ 6 के उत्तर रहेंगे। अभी छात्रों आपका अध्याय 7 है राज्य से साम्राज्य। यहाँ पर प्रश्न 1 है चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिख देना है मौर्य वंश, दादा, पिता एवं पुत्र। फिर है मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम में जाने के मार्ग पर पड़ता था, तो तक्षशिला पड़ता था, आपका उत्तर हो जाएगा। सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी, तो प्राकृत और ब्राह्मी। और फिर मैगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है। तो पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, इनमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसमें उनकी सहायता चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई। फिर मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक हैं। फिर है अगला प्रश्न, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे। तो उत्तर लिखना है इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य ने राज्य सप्तांग का सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उनकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा अमाल्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मिस्र। अगला है सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए। उत्तर आएगा अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। इसके बाद क्या लिखना है आपको, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में हैं। पहले सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वृताशना हो गई। फिर कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो उत्तर कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। फिर सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो आपको लिख देना है सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए संदेश। पहला संदेश आपको लिखना है अपने दासियों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और दूसरा सभी जीवन पर दया करना और ब्राह्मणों को दान कर देना। फिर सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन सा कार्य किए गए। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशाला, मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। 14 प्रश्न है चलो छात्रों, इसमें आपको कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी को मैप में दर्शाना है। तो यहाँ पर देख सकते हो दर्शाया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दर्शा देना है बिंदु रख के तक्षशिला को। इसके बाद इस बिंदु पर रख देना है लुम्बिनी को। इस बिंदु पर दर्शाना है पाटलिपुत्र। इस बिंदु पर सारनाथ, यहाँ पर कौशाम्बी, यहाँ पर सांची, यहाँ पर आपका गिरनार है ना। गिरनार के बाद यहाँ पर आपको इस पॉइंट में आपको दर्शा देना है उज्जैन। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा कलिंग। अगला प्रश्न देखते हैं छात्रों। तो आपका अगला पार्ट है अध्याय 8 गांव, शहर और व्यापार। तो यहाँ पर है दक्षिणा पथ से स्वामी कहे जाते थे। तो सतवाहन,
कहे जाते थे। फिर है बेरीगिरा, जो भारत का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? तो गुजरात आपका उत्तर आ जाएगा। फिर संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो कवियों का सम्मेलन। अगला प्रश्न है भारतीय महाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीपों में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। फिर है ग्राम भोजक कौन होते थे? तो देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी गाजा से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र आदि यहाँ से निर्माण किए जाते थे। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, सातवां आहत सिक्कों से क्या आशय है? तो आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। आहत सिक्कों में कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। फिर अगला प्रश्न है मधुरा अभिलेख से किन कामगारों का उल्लेख है? उनके नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना मधुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकारों, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वालों और इन इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी काली चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था? तो उत्तरी काली चमके पात्र कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों के भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जैसे परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को चमक प्रदान करती है। फिर है आरिका मेड़ू पतनन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है लगभग 2200 से 7900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पत्तन था। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा है। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। फिर समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो उसमें लिख देना है निम्नलिखित है विशेषताएं। पहला, समुद्र तटीय राज्यों में बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। और दूसरा, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। नेक्स्ट देख सकते हो श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे कम जमा रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां। प्रश्न 75 पर दिए गए औजारों का चित्र बनाइए तथा वर्तमान में उनका उपयोग किया जाता है लिखिए। तो पहला है, इसे हम कहते हैं सणसी, दूसरा है इसे कहते हैं कुल्हाड़ी और चौथा को हम कहते हैं हजिया। तो इन औजारों का उपयोग वर्तमान में कृषि कार्य, घरेलू कार्य, लकड़ी काटने आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अध्याय 9 है छात्रों नए साम्राज्य और राज्य। पहला प्रश्न है गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। उत्तर जाएगा चंद्रगुप्त थे। फिर चीनी तीर्थयात्री स्वेन तयांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? उत्तर लिख देना है हर्षवर्धन। फिर पल्लव काल में नगरम शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता था? उत्तर लिखना है व्यापारियों का संगठन। फिर वंशावली से हमें कौन सी जानकारी प्राप्त होती हैं? उत्तर आ जाएगा वंशावली से अधिकांश प्रशस्तियां, शासकों के पूर्वजों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है 5वां, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? इसमें से किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर रखना है हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट थे। इसमें राजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। 6वां प्रश्न है आपका पुलिकेशिन द्वितीय किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? उनके बारे में जानकारी कहाँ से पता चलती है? तो उत्तर रखना है पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का प्रसिद्ध राजा था। इनके बारे में जानकारी दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। अगला प्रश्न, पल्लवों व चालुक्यों के राज्य किन किन क्षेत्रों में फैले हुए थे? उत्तर लिखना है पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा से नदियों के बीच स्थित था। फिर पल्लव व चालुक्य राजाओं के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखना है राजाओं की प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। फिर आपको पॉइंट डालना है। फर्स्ट, प्रशासन की प्राथमिक गांव होते थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का
बोलबाला था और नीति यहाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी। फिर है इस काल में सैनिक व्यवस्था के बारे में विवरण लिखिए। तो उत्तर लिखना है इस काल की सैनिक व्यवस्था में सैनिकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में कुछ भूमि दान दी जाती थी। दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा देखो समझो क्या लिखना है आपको, इसके आगे आपको लिखना है दी गई भूमि से सैनिक कर वसूलते थे, जिससे सेना तथा प्रजा, ठीक है, सेना तथा प्रजा की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, तथा प्रजा की आवश्यकताओं की फिर क्या लिखना है, पूर्ति की जाती थी। ये आपको लिख देना है, ठीक है। कर वसूलते थे जिससे भी सेना तथा प्रजा की आवश्यकता की पूर्ति की जाती थी या पूर्ति करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, पल्लव काल में सभा से क्या आशय था, वे अपने कार्य किस प्रकार करती थी। तो उत्तर, पल्लव वंश में एक से अधिक ब्राह्मण या भूस्वामियों के संगठन को सभा कहते थे। ये सभाएं सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। फिर पल्लवों व चालुक्यों के राज्यों को किस वंश के राजा द्वारा समाप्त किया गया। तो पल्लवों व चालुक्यों के राजा को राष्ट्रकूट व चोल वंशों के राजाओं द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर प्राचीन काल में राजा क्या क्या साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उत्तर रखना, प्राचीन काल में राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान आदि विभिन्न प्रकार के सामान शामिल होते थे। फिर है इस काल में जनसाधारण संबंधित जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर रखना है, इस काल में जनसाधारण से संबंधित जानकारी नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। उदाहरण, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। फिर अध्याय 10 है मार्था चतर तथा किताबें कांस्य युग का संबंध माना जाता है। उत्तर रखना है हड़प्पा काल से। तोरण शब्द का अर्थ है तो अलंकृत प्रवेश द्वारा। किस तमिल महाकाव्य में कनग्गी और कोवलन के चरित्रों का वर्णन है। तो शिलाप्पदिकारम। उत्तर लिखना है भास्कराचार्य का संबंध है। उत्तर आ जाएगा गणित। अगला प्रश्न, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। उत्तर लिखना, शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों ऐसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूपों का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो छात्रों उत्तर लिखना है महाभारत और रामायण। अगला प्रश्न है, आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। उत्तर लिखना है आज हमें जातक कथाओं का चित्रण जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में देखने को मिलता है। फिर प्रदक्षिणा पद से क्या आशा है। उत्तर लिखना है स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पद बना होता था, जैसे प्रदक्षिणा पद कहते थे। फिर प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। उत्तर लिखना, प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण धातु मंजूषक के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले की ईंटों से ढक दिया गया और बाद में काल में उस कुलम्बनाम ढांचे को तराशी हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। फिर प्राचीन काल ये हमने देख लिया है ना। अभी आपका 9वीं का 10वां प्रश्न है, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है। तो आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टी में लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि सूर्य निकलता है और डूबता है। फिर है प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो चरक लिखना है और दूसरा लिखना है सुश्रुत। फिर 12वां है प्राचीन काल की चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आपको लिख देना है प्राचीन काल की चित्रकला में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे और प्राचीन काल की चित्रकला रंग तथा पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है। उत्तर लिखना है कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन निम्न शब्दों में किया गया है, जैसे तुम्हारे बौछारों से मुलायम होठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलार को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ साथ धीरे धीरे बहेगी। तो यह छात्रों कंप्लीट आपका पार्ट 1 से पार्ट 10 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी। प्लस जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, उनकी भी हेल्प हो सके, आप इस वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी शेयर कर सको शेयर कर दीजिएगा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।